जय हिंद, वेलकम टू स्टडी बेटर। देखिए हम लोग डिस्कस करते हैं आज का जो सेशन रहेगा आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें देखेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मैप को स्टडी करते हैं। देखिए सबसे पहले पुर्तगाली की बात किया जाए, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी, इस तरह का क्रम रहा है। इसको हम लोग देखेंगे पूरा और बहुत ही अच्छे ढंग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। और कौन सी कंपनियां कहाँ पे स्थापना हुई। देखिए 18वीं सदी में जब भारत की अवस्थिति अगर देखा जाए, 18वीं सदी में भारत का क्या कंडीशन रहा, तो उस समय जो राजनीतिक अगर परिस्थितियाँ देखा जाए तो उस समय मुगल साम्राज्य का पतन हो गया था, पतन हो रहा था। साथ ही साथ नवीन राज्य जैसे हैदराबाद, बंगाल, अवध का उदय हुआ। नवीन शक्तियाँ मराठा, राजपूत का उदय हुआ। साथ ही साथ आर्थिक परिस्थितियों के विषय में, ये तो आपने देखा राजनीतिक परिस्थितियाँ, आर्थिक परिस्थितियों के विषय में अगर देखा जाए तो विश्व का सर्वाधिक समृद्ध अर्थव्यवस्था भारत की थी और फसलें में चावल, गेहूं, कपास, नील, अफीम आदि होता था, ठीक है। कपड़ा, जहाज निर्माण, जूट, शक्कर, तेल, विश्व का 25% औद्योगिक उत्पादन होता था, ठीक है। इसमें इस तरह योगदान था अपना प्यारा देश भारत में, तो बहुत ही अच्छा था। सामाजिक परिस्थितियाँ में देखिए वर्ण व्यवस्था था, वर्ण आधारित भेदभाव थे, बाल विवाह, जाति विवाह, सती प्रथा, ये सब व्यवस्थाएँ थी। बहु विवाह था, महिला शिक्षा का अभाव था, ये सब देखने को मिलता था, ठीक है। तो और यूरोपीय कंपनियों का आगमन का क्या कारण था। आगमन का जो कारण था, पहला तो मांस था। मांस संरक्षण के लिए यूरोप में भारतीय मसालों का जो था मांग बहुत ही ज़्यादा था, तो वहाँ पे मांस संरक्षण के लिए पहला तो मसाले का। दूसरा जो कि हो गया कि मार्क पोलो जैसे यात्री के द्वारा जो लिखा गया था उसमें कि यूरोप में पूर्व की संपदा के प्रति काफ़ी आकर्षण में वृद्धि हुई थी। साथ ही साथ देखिए इन सब के अलावा अगर देखा है तो आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तन ने यूरोपीय कंपनियों के आगमन की पृष्ठभूमि को तैयार किया। मतलब पश्चिमी यूरोप में सामंतवाद व्यवस्था के पतन के साथ साथ राष्ट्रीय राज्यों का उद्भव भी हुआ, ठीक है। और देखिए 1453 ईस्वी जो कि रूट अगर देखा जाए, देखिए ये यहाँ अपना प्यारा देश भारत है, तो ये वाला जो रूट है, तो तुर्की सुल्तानों ने एशिया माइनर को जीतकर कस्तूनिया पर अधिकार कर लिया। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि पूर्व और पश्चिम के पुराने जो पूर्व वाला रीजन और पश्चिम के जो पुराने वाला जो क्षेत्र है, पुराने व्यापारिक मार्ग तुर्कों के नियंत्रण में आ गया, तुर्की के नियंत्रण में आ गया, तुर्कों के नियंत्रण में। इसके अलावा यूरोप और एशिया के व्यापार पर वेनिस और जेनेवा के व्यापारियों का अधिकार था। तो ये पश्चिमी यूरोप के नए राष्ट्र को इसके भागीदार नहीं बनना चाहते थे, इसलिए पश्चिमी यूरोप के जो देश थे, पश्चिमी यूरोप के देश भारत और इंडोनेशिया के स्पाइस आइलैंड जो मसाले का द्वीप है केरला के आसपास का, तो इसके लिए नए समुद्री मार्ग की खोज का तलाश करने लगे। तो ये सब रीजन रहा। साथ ही साथ ईसाई धर्म को वैश्विक प्रचार करना उनका यूरोपीय लोग चाहते थे। यूरोप का पुनर्जागरण होता था और प्रोटेस्ट धर्म सुधार आंदोलन मतलब कर रहे थे। यूरोप में पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप तार्किक, वैज्ञानिक और मानवीय दृष्टिकोण में भी काफ़ी वृद्धि देखने को मिला, ठीक है। और जो कि पुर्तगाल का जो प्रिंस हेनरी था, द नेविगेटर बोलते हैं, द नेविगेटर क्रिस्टोफर कोलंबस और बार्थोलोम्बो डियास, वास्को डी गामा जैसे साहसी नाविकों के और शासकों की उपस्थिति की वजह से और भी ज़्यादा चीज़ें आसान होता चला गया, ठीक है। तो हम लोग अब डिस्कस करेंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से डिस्कस करेंगे। देखिए तो भारत का खोज अगर देखा जाए तो नाम अगर देख सकते हैं, भारत का जो खोज बोल सकते हैं या रास्ते का जो खोज किया था सी रूट का 1498 में वास्को डी गामा जो कि कहाँ का था, पुर्तगाल का। वहीं पर अगर देखिए ब्राज़ील का खोज भी पूछ सकता है क्वेश्चन, तो ब्राज़ील का खोज किया था पेड्रो अल्वारेस ने किया था 1500 ईस्वी में। वहीं पर अमेरिका का 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस, ठीक है, ये इटली और स्पेन का था। इसके बाद देखिए न्यूजीलैंड का बात करें, न्यूजीलैंड का तस्मान ने किया था जो कि इंग्लैंड का था। ऑस्ट्रेलिया का आप जानते हैं कैप्टन कुक के नाम से या जेम्स कुक बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपने देख लिया कैसे उन्होंने, और रास्ता देख सकते हैं वैसे यहाँ से जो रेंज है यहाँ से आप पुर्तगाल, यहाँ पे था पुर्तगाल लिस्बन, इससे होते हुए, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे केप ऑफ गुड होप है, यहाँ पे केप ऑफ गुड होप अफ्रीका में,
और अफ्रीका महाद्वीप से होते हुए आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, इसके पास आए थे और यहाँ से सीधे केरला में, ठीक है, केरला के कालीकट जो था, कालीकट पर वास्को डी गामा पहुँचा था। ठीक है, इसके बाद फिर गोवा इस तरह आप देखने को मिलेगा। तो 1400 जो वास्को डी गामा आया था 1497 में केप ऑफ गुड होप आया था। ठीक है, फिर वहाँ से मतलब एक दफ़ा में नहीं, कई बार कोशिश करते हुए आया। ठीक है, तो इस तरह देखने को मिलेगा। अगर और भी हम लोग अच्छे ढंग से डिस्कस करें तो भारत आगमन के जल और स्थल मार्ग से विषय में अगर देखा जाए तो प्राचीन काल से भारत और यूरोप के मध्य व्यापारिक संबंध कायम थे, भारत और यूरोप के मध्य। ठीक है, और जो अगर स्थल मार्ग से मोस्टली व्यापार होता था तो स्थल मार्ग बाल्कन प्रदेश से तुर्की, इराक, अफगानिस्तान, जो ये आप देख सकते हैं ये वाला रीजन, ये बिल्कुल इस तरह होता था रूट से। ठीक है, ये वाला रूट से इस तरह होता था। खैबर दर्रे और गोमल दर्रे जैसा भारत तक आता था। ठीक है, दर्रों के दो रास्ते थे, एक मार्ग जो कि पूर्वी फारस की खाड़ी से होते हुए आपको इराक और तुर्की लाया था और इसे स्थल मार्ग द्वारा इटली भेज दिया जाता था। और दूसरा मार्ग था लाल सागर वाला, लाल सागर से भी होता था। ठीक है, एक ही रूट था, तो दोनों से होता था। ठीक है, उस समय स्वेज नहर हालांकि थी नहीं, तो इस तरह फिर रूट से भेजते थे स्थल मार्ग से। ठीक है, इसके अलावा देखिए हम लोग और भी बात करें, पुर्तगाल के भारत का आगमन कारण क्या था, इस तरह की चीज़ें हम लोग डिस्कस किए हैं। और 1498 में आया था, 1498 में। इसके अलावा कोचीन 1503 में कोचीन में प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री बनी। तो इस तरह हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो देख सकते हैं वास्को डी गामा जो कि जैसे ही भारत आया, वास्को डी गामा जैसे ही भारत आया, जो कि गुजराती पथ प्रदर्शक अहमद इन मजीद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट जो कि कालीकट पर 20 मई 1498 को, ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग देखें 1498 को पहुंचा और इसने यहाँ पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग का खोज किया। कालीकट के उस समय के तत्कालीन जो शासक या बोल सकते हैं शासक थे जिसका नाम था जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। वास्को डी गामा के भारत आगमन से पुर्तगाली और भारत के व्यापार के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने को मिला, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहा और वास्को डी गामा काली मिर्च के व्यापार से लगभग 60 गुना से ज़्यादा अधिक मुनाफा कमाया, जिससे अन्य पुर्तगालियों को भी काफ़ी प्रोत्साहन मिली। और 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर और गवर्नर बनकर आया। ठीक है, तो इस तरह आप देख सकते हैं। इसके बाद उसने ब्लू वाटर पॉलिसी लाया, नीला जल नीति लाया। फिर अल्मीडा के बाद अल्फांसो द अल्बुकर्क आया जो कि 1509 ईस्वी में। इसने क्या काम किया, जो 1509 ईस्वी में गवर्नर बन के आया, 1510 में ही गोवा के जो शासक थे यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीनकर अपने अधिकार में ले लिया। इसके बाद तो पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संरक्षक अगर किसी को बोलते हैं तो अल्बुकर्क को माना जाता है। अल्बुकर्क ने 1511 से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का 1515 में फारस के खाड़ी के मुहाने पर हरमुज पर भी अधिकार कर लिया। ठीक है, अल्बुकर्क के बाद गवर्नर एक था नीनो डी कुन्हा, ये भी इसका भी कार्यकाल रहा और 1529 से लेकर 1538 तक ही रहा है। और पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत के मार्ग की खोज किया। और भी इसके अलावा देखिए पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग देखा जाए तो यूरोपीय दुर्ग का निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क के काल में, उस समय वो गवर्नर नहीं था, 1503 में कहाँ पे कराया था, कोचीन में कराया था। तो इस तरह आप देखेंगे, क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो क्रम तो आपको पता होना चाहिए। पुर्तगाली सबसे पहले आए थे 1498 में और सबसे बाद में गए थे 1961 में। ऑपरेशन विजय के तहत ये सब कार्रवाई हुई थी, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। तो देखिए नीला जल पॉलिसी जिसको बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी, सबसे पहले अगर देखा जाए तो ब्लू वाटर पॉलिसी आपको
अल्मीडा संबंधित है। वास्को डी गामा भारत के कालीकट आया था 1498 में, इसके विषय में आप जानते हैं। वहाँ पे जो कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरी ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। और पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन द्वीप, हुगली के बंदरगाह में अपना अलग अलग व्यापारिक कोठी स्थापित किया था। इसके अलावा आपने देखिए ब्लू वाटर पॉलिसी आपने देख लिया। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मीडा था, जमोरी ने स्वागत किया, आप जानते ही हैं। वास्को डी गामा पुर्तगाल का था, कोलंबस स्पेन का जो कि अमेरिका खोज किया था, कैप्टन कुक जो कि ग्रेट ब्रिटेन का ऑस्ट्रेलिया खोज, तस्मान न्यूजीलैंड का खोज किए थे, हॉलैंड का रहने वाला था। कोलंबस पुर्तगाल का रहने वाला भारत का खोज किया था। भारत के जो समुद्री मार्ग है इसका, भारत में प्रथम पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संरक्षक किसको मानते हैं? अल्बुकर्क को। और सबसे पहले जो दुर्ग का निर्माण कराया कोचीन में। और सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार स्थापित करने वाले पुर्तगाली ही थे। ठीक है, और इसके अलावा देखिए हम लोग और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और देखते हुए चलेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल का बांदेल, चिनसुरा, हुगली और श्री रामपुर में से जो डचों के द्वारा स्थापित की गई थी, डचों के द्वारा जो स्थापित की थी उसका नाम था हुगली और चिनसुरा, हुगली और चिनसुरा। ठीक है, तो पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्ना जो कि 1529 से लेकर 38 तक का कार्यकाल रहा, मद्रास के निकट सेनथोमी और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियों स्थापित करके भारत के पूर्वी समुद्री तट का और भी ज़्यादा विस्तार किया। ठीक है, इसके अलावा देखिए पुडुचेरी के संदर्भ में सही कथन बताना है। तो पुडुचेरी के पर कब्जा करने वाला पहला यूरोपीय शक्ति जो देख सकते हैं पुर्तगाली थे। और पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया सबसे पहले पुडुचेरी में। इसके बाद डेन्स और डचों ने अपनी व्यापारिक कोठियाँ आपको स्थापित किया था। इसके बाद 1673 में फ्रांसीसियों ने यहाँ पर बस्ती भी बनाया। ठीक है, तो अंग्रेज ने भी पुडुचेरी पर 1793 में कब्जा किया। फिर 1814 में पेरिस की संधि से फ्रांस को सौंप दिया गया। तो इस तरह से तो हुगली को बंगाल की खाड़ी का समुद्री लूटपाट का अड्डा पुर्तगालियों ने बनाया था। और कलकत्ता का संस्थापक किसको जाता? जॉर्ज चारनाक को जाता, जॉब चारनाक बोल सकते हैं। क्योंकि कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख थे जॉब चारनाक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुतानुती और जो कलकत्ता का स्थल उसको चुना था। उसे ही कलकत्ता का संस्थापक मानते हैं। हालांकि 2003 के निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट का आया था उसमें बोला गया कि कलकत्ता उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का, तो जॉब चारनाक को कलकत्ता का संस्थापक न मानते हुए कलकत्ता जॉब चारनाक के आगमन से पूर्व ही अस्तित्व में था, ये बोला गया। तो फाउंडेशन डे नहीं माना जाता 24 अगस्त 1690 को। भारत में यूरोपीय शक्तियों के विषय में सही कथन देखना है, इसमें से कौन सा सही है। देख सकते हैं अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया था। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी भारत में अंग्रेजों ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा कर लिया। भारत के साथ व्यापार करने के लिए संयुक्त पूंजी आरंभ करने का वाले लोग थे ब्रिटेन के लोग थे। इसको देखिए सही कथन है, डचों ने पुर्तगाली को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्हें फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का सफलता का राज था। भारत में राष्ट्रीय भावना कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिलता था और उसके पास आधुनिक अधिकार भी थे। और भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना कमी थी और उसको कोई अच्छा वेतन दे, ये भी अभाव था। उनकी सेवा में जो जिसको अच्छा वेतन दे सककर उसको भारतीयों को लगा लेते थे, ऐसा भी कर सकते। ब्रिटिश कंपनियों में भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र लिवेंट कंपनी को प्राप्त हुआ। किसको प्राप्त हुआ? लिवेंट कंपनी। लिवेंट कंपनी का बोलते हैं 1593 में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। और 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडिया के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो 1702 में इसे न्यू कंपनी और महारानी एनी के साथ मिलकर त्रिपक्षीय इकारनामा किया, जिसके तहत पुरानी कंपनी 7 साल के भीतर खुद को बंद कर देगी। एक था पॉलिसी। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे।
लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? अकबर थे भारत का बादशाह, जहांगीर सॉरी। वैसे जहांगीर उस समय जो थे जबकि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत का में सबसे पहले कारखाना बना था, तो उस समय जहांगीर थे। और लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी के समय गठन के समय भारत का बादशाह कौन थे? अकबर थे। क्लियर हुआ? तो इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे सूरत, सतारा, बॉम्बे, पणजी में से ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक वेस्टर्न प्रेसिडेंसी थी, सूरत में थी। 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो कि सूरत में स्थापित किया। वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया, थॉमस बेस्ट ने स्वाली के स्थान पर हराया। और देख सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, भरूच, बुरहानपुर, अहमदाबाद और आगरा में अपने कारखाने स्थापित किए थे। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में सूरत में सबसे पहले अपना कारखाना जो कि अंग्रेजों ने स्थापित किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर पे वेस्टर्न प्रेसिडेंसी थी सूरत में। क्लियर हुआ? इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई लिया था पुर्तगालियों से। ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जिसे औरंगजेब के द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था, सर जॉन चाइल्ड इसका राइट आंसर है। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण था अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण था। कर्नाटक युद्ध लड़ा गया अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य। प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला चैपल की संधि से अंत हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक युद्ध रहा। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत हुआ। और प्रथम मैसूर युद्ध आप जानते हैं ब्रिटिश की हार हुई और हैदर अली विजयी हुए थे। इसके विषय में तो बताने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और प्रथम कर्नाटक युद्ध का अगर टेन्योर पूछेगा तो 1746 से 48। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था 1758 से 63 तक, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। प्रथम यूरोपीय व्यक्ति जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति को आरंभ किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डुप्ले ने आरंभ किया। डुप्ले ने पहली बार एक ऐसा हथकंडे को प्रयोग किया जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों का मार्गदर्शक बना। डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने भू अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति को प्रारंभ कर दिया। और यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राजदरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया। बहुत इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं। और नेक्स्ट देखिए, उसकी सूझबूझ बहुत ही अच्छी थी। देखिए भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना जो स्थापित किया सूरत में स्थापित किया, ठीक है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी लुई 14वें के शासनकाल में। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक काल्बर्ट को मानते हैं, ठीक है। और देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपनी फैक्ट्री जो कि 1632 में लगाई। और बंगाल में डचों के द्वारा स्थापित जो कंपनी थी कारखाना था हुगली और चिंसुरा, इसका राइट आंसर है। डचों की बंगाल में पहली कंपनी पिपली में 1627 में स्थापित हुआ। कुछ ही दिन के बाद पिपली से बालासोर चले आए। और बंगाल में डचों ने 1635 से प्रारंभ करके 1656 के बीच में कुछ समय तक हुगली में फैक्ट्री का संचालन किया। और 1656 में के बाद ही हुगली के एक गांव चिंसुरा में 1653 में स्थापित फैक्ट्री डचों के व्यापार का मुख्य केंद्र बन चुका था, ठीक है। इस तरह आप देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट में, फ्रांसीसी दमन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहा क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन जानते हैं, पुर्तगाली, डच, अंग्रेजी, फ्रांस, जो कि पौंडीचेरी जो कि संबंध फ्रेंच से, गोवा पुर्तगीज से, ट्रावनकोर डेनिश से और सद्रास डच से संबंधित था, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अगर देखा जाए तो यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम जो कि बिहार से प्राप्त होता था। बिहार बहुत इंपॉर्टेंट केंद्र रहा है बिहार। और इसके लिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में डचों के द्वारा स्थापित प्रमुख व्यापारिक केंद्र नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोची, अहमदाबाद और पटना इसका राइट आंसर है।
इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे यूरोपियों में स्वतंत्र पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे फ्रांसीसी। कंपनी एक असंगति है परंतु यह व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ ही असंगत है। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टिप्पणी जीबी मैकाले ने किया था। एक्सला सेपल की संधि आप जानते हैं, अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ था। भारत में अंग्रेजों की सफलता और फ्रांसीसियों की असफलता का कारण रहा अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन जनशक्ति को मिलना और साथ ही साथ अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत। ये दोनों ही ताकत बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन इस कंप्लीट हो गया, हम नेक्स्ट में देखेंगे, बने रहिए। थैंक यू। जय हिंद, वेलकम टू स्टडी बैटल। देखिए इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के विषय में। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने जा रहा है। देखिए मुगल सम्राट के द्वारा स्वतंत्र रूप से अगर देखा जाए तो बंगाल का जो नियुक्त अंतिम गवर्नर जो थे मुर्शिद कुली खां थे। ठीक है, और इसने अगर अपना इनका कार्यकाल देखा जाए तो इन्होंने ढाका से अपनी राजधानी जो कि मकसूदाबाद ले गया, मकसूदाबाद, और बाद में मकसूदाबाद का ही नाम इन्होंने चेंज करके क्या रख दिया, मुर्शिदाबाद रख दिया, मुर्शिदाबाद। क्लियर हुआ। और इसने भूमि बंदोबस्त में इजारा व्यवस्था को प्रारंभ किया था। साथ ही साथ अलीवर्दी खां के विषय में अगर देखा जाए, अलीवर्दी खां जो कि इसका टेन्योर रहा 1740 से लेकर 1756 तक, और इसने यूरोपियों की तुलना जो कि मध्यमक्खियों से किया था, क्योंकि उन्होंने बोला था कि अगर यूरोपी को छेड़ा न जाए तो वह शहद देंगे, अगर उनको छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगे। इसके पश्चात उनका दभिक पुत्र जो कि सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठे, सिराजुद्दौला, और ब्लैक होल की घटना जो कि सिराजुद्दौला के कार्यकाल में ही हुआ था 20 जून को 1756 को सिराजुद्दौला के कार्यकाल में। ब्लैक होल घटना क्या थी, एक छोटा सा कमरा था जिसका बोलते हैं 18 फीट लंबा था और 14 फीट 10 इंच चौड़ा था, और इसमें 146 अंग्रेज़ों को बंद कर दिया गया था, जिसमें से जो शेष बचे थे, जो जीवित बचे थे, सुबह जब खोला गया तो इसमें मात्र 23 व्यक्ति जीवित बचे थे। इसमें से एक था जेड हॉलवेल था। इसने सारा घटना को बताया और इसी घटना को बोला गया ब्लैक होल घटना के नाम से, ब्लैक होल के नाम से। इसके बाद देखिए समकालीन इतिहासकार गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक सियार उल मुतखरीन में इसका कोई उल्लेख नहीं किया है। और देखिए भारतवर्ष में अगर देखा जाए ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संरक्षक कौन है, वास्तविक संस्थापक कौन है, तो क्लाइव को जानते हैं, रॉबर्ट क्लाइव को। और इसने प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी। प्लासी जो कि वर्तमान नाम क्या है, प्लासी है, का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे पर स्थित है। वहीं पर देखिए क्लाइव भारत में बंगाल के गवर्नर के पद पर 1757 से लेकर 60 तक क्लाइव रहे हैं, और इसके अलावा 1765 से लेकर 1767 तक क्लाइव रहा। ठीक है, क्योंकि बीच में जो टेन्योर 5 वर्ष का गैप रहा है, इसके ऊपर जांच चली थी। और देखिए इस दौरान उसने अवध के नवाब सिराजुद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि भी किया। साथ ही साथ अंग्रेजों सैनिकों का एक श्वेत विद्रोह भी इसी के काल में हुआ था। क्लाइव के द्वारा बंगाल में एक सफलतापूर्वक राज्य जिसका नाम रखा गया लुटेरा राज्य की स्थापना किया गया। ठीक है, अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी नवाबों में मीर कासिम भी थे। मीर कासिम के विषय में अगर देखा जाए तो उत्तराधिकारी अलीवर्दी खां के बाद मीर कासिम जो कि 1760 से लेकर 63 तक कार्यकाल रहा, सबसे योग्य था। और वह अपनी राजधानी जो कि मुर्शिदाबाद से कहाँ ले गया, पहले मुंगेर था, मुर्शिदाबाद से फिर मुंगेर ले जाया गया। कौन ले गया, मीर कासिम। ठीक है, और क्योंकि वह जो षड्यंत्र था, वह मुर्शिदाबाद में जो षड्यंत्र वातावरण था उससे दूर रखना चाहता था ताकि अंग्रेजों को हस्तक्षेप न हो। मीर कासिम ने सेना का गठन यूरोपीय सिस्टम के अनुसार किए और मुंगेर में ही तोप मोरदार बंदूकों का व्यवस्था भी की। ठीक है, तो मीर कासिम बहुत सारा सुधारने का प्रयास किया। साथ ही साथ अगर देखा जाए उस पर जिन अधिकारियों ने गबन किया था उस पर बड़े बड़े जुर्माना भी लगाए, कुछ कर भी लगाए। इसके अलावा देखिए हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में मीर कासिम 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेज़ों ने
मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सम्मिलित सेना का बक्सर के युद्ध में परास्त किया। बक्सर के युद्ध में परास्त किया। इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान किसके पास थी? हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। और इस युद्ध के समय बेंसीटाट बंगाल का गवर्नर था। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दिया। भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। इलाहाबाद तक का जो प्रदेश था अंग्रेजों के अधिकार में आ गया था। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट में देखें तो देखते हैं, हाँ भैया, ठीक ठीक ठीक। इसके अलावा हम लोग देखें नेक्स्ट में तो इलाहाबाद तक जो क्षेत्र था सारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में एक तरह से निर्णायक था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर और दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई 1765 में। इसके अनुसार अगर देखा जाए तो शाह आलम को अंग्रेजों के संरक्षण में लिया गया और उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद का और कड़ा का क्षेत्र जो नवाब ने छोड़ दिए थे शाह आलम को मिला। ठीक है, तो इसलिए हम अब आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उसको देखते हैं। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है, मुगल सम्राट नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? अंतिम गवर्नर के विषय में अगर देखा जाए तो मुर्शिद कुली खां था। और प्लासी का युद्ध जो कि भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया है तो आप जानते ही हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। मुर्शिद कुली खां की मृत्यु जो कि उसके बाद शुजाउद्दौला बंगाल का सूबेदार बना, जिसे तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा मान्यता दिया गया। ठीक है, तो मुर्शिद कुली खां बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खां था। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट में देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव के द्वारा परास्त हुआ था प्लासी के युद्ध में। तो प्लासी के युद्ध तो आप जानते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ भी प्लासी के युद्ध में हुआ था, जो कि 23 जून 1757 को हुआ था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। ठीक है, इसके अलावा अगर इसमें हम लोग देखें तो रॉबर्ट क्लाइव उस समय का कार्यकाल था। रॉबर्ट क्लाइव के विरुद्ध हुआ था और सिराजुद्दौला के विरुद्ध। और इसमें अगर देखा जाए तो नवाब की सेना में 3 राजद्रोही थे, मीर जाफर, यार लतीफ़ और राय दुर्लभ की सेना का नायक में था। ठीक है, और नवाब की एक अग्रगामी जो टुकड़ी थी, टुकड़ी के नेता था मीर मदान और मोहनलाल, दोनों जो कि एक रणभूमि में ही मारे गए। मीर मदान नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अपने प्रमुख अधिकारियों से मंत्रणा के बाद मीर जाफर ने उसे पीछे हटने को कहा। यह भी कहा कि नवाब को सेना का नेतृत्व सेनाध्यक्षों के हाथों में छोड़ देना चाहिए और युद्ध क्षेत्र से चला जाना चाहिए। सिराजुद्दौला जैसे ही वापस मुर्शिदाबाद लौटा तो जिसकी वजह से हार का कारण, क्योंकि ये सब अंग्रेजों से मिल चुके थे। तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों के तत्कालीन सैनिक वाणिज्यिक लाभ प्रदान किए, जिससे कृषि उत्पादन दस्तकारी के क्षेत्र में अगड़ी 3 राज्य बिहार, बंगाल और उड़ीसा में राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए पृष्ठभूमि भी तैयार कर दी। तो देख सकते हैं कि प्लासी का युद्ध कितना बड़ा रहा। उसके बाद देखेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को जाता है। रॉबर्ट क्लाइव को उसको स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक भी कहा जाता है। रॉबर्ट क्लाइव को प्लासी का युद्ध मैदान जो कि पश्चिम बंगाल में है 1757 में 23 जून को लड़ा गया है। बंगाल का वह नवाब जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर तो मीर कासिम ले गया, मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया और काफ़ी अच्छा काम भी किया, क्योंकि जो षड्यंत्रकारी इन्वायरमेंट था उससे दूर रहना चाहता था मीर कासिम। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध रहा जिससे अंग्रेजों के विरुद्ध प्रभुत्व को स्थापित करने का काम किया, वह है बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध आप जानते हैं 22 अक्टूबर को हुआ था। 22 अक्टूबर की बात करें और 1764 को अंग्रेज़ों ने मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, तो 3 लोग मिलकर किए थे। अंग्रेज इंग्लिश वीएस अगर देखा है तो मीर कासिम प्लस अवध के नवाब शुजाउद्दौला प्लस दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, तो तीनों लोग मिलकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध, लेकिन अंग्रेज़ों को पहले से ही भनक लग गई थी और पहले से तैयार बैठे थे। इस युद्ध में अगर देखा तो अंग्रेज़ों की तरफ जो थे, अंग्रेज़ों की तरफ था हेक्टर मुनरो,
हेक्टर मुनरो जो कि अंग्रेज़ों के तरफ से था। और इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दिया कि अब अंग्रेज बिल्कुल ही मजबूत स्थिति में हो गए हैं। भारत में अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं है। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक रहा। और बहुत सारे लोग बोले, जैसे पी रॉबर्ट्स ने बोला था कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। तो तमाम तरह से लोग इसमें कटाक्ष भी किए थे, बोले भी थे। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। मीर जाफर बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब था। वहीं पर देखिए बक्सर का युद्ध काफ़ी निर्णायक रहा। साथ ही साथ देखा जाता ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान किया गया था शाह आलम द्वितीय के द्वारा। वहीं पर 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान किया था मुगल सम्राट ने। वह गवर्नर जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम के द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए थे लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी प्रदान किया था 12 अगस्त 1765 को दिया था। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान नियुक्त किया था, मोहम्मद रजा खान को नियुक्त किया था। 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे तेज जिस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए वह है खासी जनजाति। अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? अगर इसमें हम लोग देखें तो राजा टिकैत राय नवाब आसिफुद्दौला के अर्थ मंत्री थे। वहीं पर अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू जाति के लोगों का उच्च स्थान प्राप्त था। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का सही कालक्रम दिखाए तो अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, वांडीवास युद्ध, बक्सर युद्ध। वांडीवास के युद्ध 1760 में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। नेक्स्ट देखिए, वह फ्रांसीसी सेनापति जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ था उसका नाम है काउंट लाली। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट में देखिए बक्सर का युद्ध मीर कासिम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी थी। और इसके अलावा देखिए वांडीवास का फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी थी। वहीं पर चिलियावाला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध सिख थे। ठीक है, और खुर्दा का युद्ध निजाम विरुद्ध मराठा था। ठीक है, तो आपने आई होप क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा देखिए भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठा के द्वारा किया गया था, सबसे ज़्यादा विरोध, क्योंकि 3 आंग्ल मराठा युद्ध के बाद मराठा शक्ति को दबाया जा सका। मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर मराठों ने अपने साम्राज्य की आधारशिला रखी और उन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेजों ने भी लाभ उठाया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी और सालाबाई की संधि करनी पड़ी, जिससे प्रथम विश्व युद्ध बंद हुआ। उसके बाद अगर देखा तो वेलेस्ली ने 1802 में अपने सहायक संधि के जाल में पेशवा को फंसा लिया और बांध लिया। और 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठों की रही शक्ति को समाप्त कर ब्रिटिश सर्वोच्चता को स्थापना कर दिया। तो अंग्रेज का बुद्धि जानते हैं कितने बांटने की राजनीति करते थे, दबाने की राजनीति करते थे। ठीक है, और वांडीवास का युद्ध जानते हैं अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। इसमें फ्रांसीसी पराजित हुए थे और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था आयरकुट और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किया था काउंट डी लाली किया था। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। और देखिए मुजफ्फर जो अंबर युद्ध था 1700 देख सकते हैं आगे एक अंबर युद्ध है। अंबर युद्ध लड़ा गया 1749 में। मुजफ्फर जंग चंदा साहब और फ्रांसीसियों की संयुक्त सेनाओं ने बेल्लूर के समीप अंबर नामक स्थान पर कर्नाटक के नवाब अनिरुद्दीन को पराजित कर उसकी हत्या कर दिया था और मुजफ्फर जंग दक्कन का सूबेदार बन गया। और इस उपलक्ष्य में उसने अपनी हितकारी डुप्ले को कृष्णा नदी के दक्षिणी भाग में मुगल प्रदेशों का गवर्नर नियुक्त कर दिया। तो इस तरह चीज़ हुआ, अपने भी कभी कभी धोखा देते हैं, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ये सब इतिहास से सीखने को मिलता है। अब देखिए क्षेत्रीय राज्य और पंजाब और मैसूर के विषय में अगर देखा जाए तो देख सकते हैं रणजीत सिंह जो कि बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर रहेंगे। रणजीत सिंह का जन्म जो हुआ था 13 नवंबर को हुआ था और 1780 को सुकर चकिया मिसल देख सकते हैं सुकर चकिया मिसल में हुआ था और घर था महासिंह के घर हुआ था। महाराणा रणजीत सिंह अंग्रेज़ों के बीच में लड़ाई हुई थी और उसमें अमृतसर की संधि हुई थी। 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि और 1818 में मुल्तान में और 1819 में कश्मीर, 1834 में पेशावर को जीत लिया महाराणा रणजीत सिंह। 1798 में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया
वापस जाते समय उनकी तोपों को रणजीत सिंह ने नदी में गिर गई थी, तो रणजीत सिंह ने उन्हें निकलवा कर वापस भिजवा दिया। उसके बदले में जमान शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति भी दे दिया। 1799 में रणजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया और उसे अपनी राजधानी कहाँ बनाया, जमान शाह ने राजधानी बनाया और जमान शाह ने उन्हें राजा की उपाधि दी और इस तरह लाहौर का सूबेदार मान लिया गया। 1805 में अमृतसर को भी भंगी मिसल से छीन लिया गया। तत्पश्चात पंजाब की राजनीतिक राजधानी लाहौर और धार्मिक राजधानी अमृतसर दोनों ही उसके अधीन आ गई। रणजीत सिंह एक योग्य शासक था। उन्होंने कहा था, ईश्वर की इच्छा है कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने मेरी दूसरी आँख की रोशनी को छीन लिया। क्लियर हुआ। तो इसी तरह क्वेश्चन देखते हैं। रणजीत सिंह संबंधित थे सुकरचकिया मिसल से। महाराणा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर था और कोहिनूर का हीरा जो प्राप्त हुआ था शाह शुजा से प्राप्त किया गया था, महाराणा रणजीत सिंह ने प्राप्त किया था। और जो कथन तो आप जानते हैं, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आँखों को रोशनी भी छीन लिया। तो ये महाराणा रणजीत सिंह का कथन था। महाराणा रणजीत सिंह के बाद उनका उत्तराधिकारी खड़क सिंह बना, खड़क सिंह, ठीक है, और जो कि उनके पुत्र थे। और इसने हालांकि उनको खड़क सिंह को अफीम खाने की बहुत आदत थी, तो ज़्यादा देर तक चल नहीं पाए और शीघ्र ही दरबार में दो विरोधी दल, संघावालिया दल, मतलब इसके सरदार थे जय सिंह, अतर सिंह, लहना सिंह और उनके भतीजे अजीत सिंह। दूसरा जो संघ बना था डोगरा बंधुओं को, उसमें जो ध्यान सिंह थे, गुलाब सिंह थे, सुचेत सिंह। इनके प्रतिद्वंद्विता के कारण पंजाब में एक अराजकता फैल गई और चिलियावाला का युद्ध हुआ था 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया था। सिख नेता का नेतृत्व शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ा गया और बाद में यह युद्ध अनिर्णायक रहा। और इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर कौन था, लॉर्ड डलहौजी था, ठीक है। तो इस तरह आप देख सकते हैं। तो सिख राजा का अंतिम जो राजा था दिलीप सिंह थे, महाराजा दिलीप सिंह थे और इनका जो कार्यकाल रहा 1843 से लेकर 1849 तक रहा है। दिलीप सिंह सिख धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को अपना लिया, ठीक है। उन्होंने रूस की यात्रा किया। उनका निधन 1893 में हुआ। 1893 में दिलीप सिंह का निधन हो गया, ठीक है। और उनकी अंत्येष्टि भी इंग्लैंड में ही हुई थी। और 1849 में द्वितीय आंग्ल युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों के द्वारा पंजाब का विलय कर लिया गया और दिलीप सिंह को पेंशन देकर ब्रिटेन भेज दिया गया, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों का एक परिषद का गठन किया और 3 लोगों में पहले जो कि थे सर हेनरी लॉरेंस थे और इसकी अध्यक्षता में लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविले मार्शल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया था। 3 सदस्य थे। इस तरह आपने देख लिया। तो देखिए उनका निधन 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। वहीं पे इंग्लैंड में ही उनकी अंत्येष्टि थी। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए 3 परिषद का गठन किया गया। तीनों के सदस्य देख सकते हैं। हेनरी लॉरेंस अध्यक्ष रहे हैं, जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेन मार्शल। अब देखिए मैसूर युद्ध को देखिए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली विजयी हुए थे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का जो टेन्योर रहा है 1767 से लेकर 1769 तक रहा है, ठीक है, 69 तक रहा है। और इस युद्ध में कौन विजयी हुआ, हैदर अली विजयी हुए। और इस युद्ध में या इस दौरान अंग्रेज गवर्नर कौन था, वेरेल्स्ट था। यह युद्ध जो कि 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। वहीं पर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के विषय में देखा जाए, सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध, ये भी 1780 से 84 के बीच लड़ा गया और इसमें भी हैदर अली ने निजाम और मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक मोर्चा बनाया और 1780 में हैदर अली कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया और कर्नल बेनी के अधीन वाली जो सेना थी अंग्रेजी सेना को हराकर अरकाट पर अधिकार कर लिया। और इसी दौरान टीपू ने भी हेक्टर मुनरो की सेना को पोलेलूर नामक स्थान पर हरा दिया। 1781 में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल एयरकुट से हुआ और जिसने पोर्ट नोवो, पोलेलूर और सोलिलुंग में हैदर अली को परास्त कर दिया। और इसी दौरान 1782 में हैदर अली की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, ठीक है। और काफ़ी संघर्ष किया। उसके बाद टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष को जारी रहे और मंगलुरु की संधि हुई 1784 में। तो 80 से 84 का युद्ध जो कि रहा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध रहा, ठीक है।
इसके बाद टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया, वहाँ पर जैकोबियन क्लब का स्थापना किया और बहुत सारा चेंजअप किया। राजधानी को फ्रांस और मैसूर की मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष भी रोपा, विदेशी संबंध भी बनाए और अत्याधुनिक जो इंस्ट्रूमेंट था, जो हथियार था, उसका भी यूज किए। उसके बाद तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1790 से लेकर 92 तक, 92 तक होता है और ये जो संधि होती है श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। इस युद्ध में अगर देखा, इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कानावली तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल हुए थे। तो कानावलिस और टीपू सुल्तान शामिल हुए और टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों के द्वारा लड़ते हुए मारे गए थे। ठीक है, साथ ही साथ उनके परिवार को वेल्लोर में कैद कर लिया गया और इस युद्ध के समय अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व किया था बेलेजलू और स्टुअर्ट ने किया था। मैसूर को जीतने की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने बेलेजलू को मार्क्सुस को उपाधि को दिया। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैदर अली, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली विजयी हुआ। 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना भी हैदर अली ने किया था। ब्रिटिश जनरल हैदर अली को पोर्टनवा के युद्ध में सर आयरकुट ने हराया था, पोर्टनवा के युद्ध में। और उसके बाद 1781-82 में इनकी मृत्यु भी हो गई थी। टीपू सुल्तान जब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध खत्म हुआ उसके बाद अपनी राजधानी टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को बनाया। वह भारतीय शासक जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया। टीपू सुल्तान इसका राइट आंसर है। 1780 में टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को पोलेलूर में हटाया था, फिर 1781 में खुद हार गए। और जो 1784 में अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किया टीपू सुल्तान के साथ। टीपू सुल्तान जो कि 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में मारे गए। ठीक है, और इसके अलावा देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली विजयी रहा, दूसरे वाल में अनिर्णायक रहा, दूसरे में हैदर अली की मृत्यु हो गई और टीपू सुल्तान से काफ़ी संघर्ष किया और बाद में मैंगलुरु की संधि हुई। तृतीय आंग्ल युद्ध में टीपू सुल्तान युद्ध में पराजित हुआ और अपना भूभाग अंग्रेजों को दे दिया। इसके बाद फाइनली जो कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजों के द्वारा टीपू सुल्तान पराजित हुआ और युद्ध के मध्य ही दिवंगत हो गया था। ठीक है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में उनके परिवार को अंग्रेजों के द्वारा बंदी बना लिया गया। इसके बाद देखिए इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई, मैंगलुरु की संधि 1784। ठीक है, और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध था, सेकंड मैसूर युद्ध। सालबाई की संधि 1782, मद्रास की संधि 1769 जो कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। देखिए नेक्स्ट, बेंगर समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया, सरदनाम में निर्माण कराया। सही कथन बनाना है कि महाराणा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए अत्याधुनिक ढलवाई वाले कारखाने स्थापित किए। साथ ही साथ आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया। वहीं पर मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मध्य में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए भी धन दिया। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। साथ ही साथ अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं किया हैदराबाद राज्य के निजाम ने। क्लियर हो गया? तो आई होप क्लियर होगा। देखिए हम लोग टोटल क्षेत्रीय राज्य मैसूर को भी कंप्लीट कर लिया। तो बने रहिए, थैंक यू। जय हिंद, वेलकम टू स्टडी बैटल। देखिए आज से स्टार्ट करते हैं जो कि आज का जो न्यू चैप्टर रहेगा मॉडर्न हिस्ट्री का, गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय के विषय में देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये सब जितने भी क्वेश्चन देखेंगे सारा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, दैट्स वाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक छोटा सा ब्रीफ डिस्कशन करते हैं गवर्नर जनरल के समय। देखिए क्लाइव का नाम सुने ही होंगे। क्लाइव के समय ही सैनिक और असैनिक जो विद्रोह हुआ था क्लाइव के समय ही हुआ था। ठीक है, दोनों ही विद्रोह कह सकते हैं या सुधार कह सकते हैं, सुधार बोल सकते हैं, सैनिक और असैनिक सुधार जो कि क्लाइव के समय ही हुआ था। और असैनिक सुधार का मतलब इसमें असैनिक सुधार में ये हुआ था कि जो उपहार लेते थे, निजी व्यापार करते थे, इसको बंद करा दिया था। ठीक है, और उसने आंतरिक कर देना अनिवार्य बना दिया था। वहीं पर सैनिक सुधार का मतलब ये है कि जो कि दोहरा भत्ता को बंद करा दिया और जनवरी
1766 1766 को यह भत्ता केवल उन सैनिकों को ही मिलता था जो बंगाल और बिहार की सीमा में या सीमा से बाहर कार्य करते थे। अपने प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत अगर देखा जाए तो हेस्टिंग ने सबसे पहले 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के आदेशानुसार बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति की घोषणा किया और राजकीय कोषागार है इसका हस्तांतरण मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता कर दिया गया। मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता कर दिया गया। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो वारेन हेस्टिंग का विचार था कि समस्त भूमि शासक की है। राजा सुधारों को व्यक्तिगत या व्यवस्थित करने के लिए यह परीक्षण और जिसे बोलते हैं हिट और ट्रायल नियम को अपनाया गया। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते रहेंगे। इसके अलावा देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं और 1 बाय 1 करके सारे के टेन्योर को देखेंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि सही कथन बताना है। तो देखिए सही कथन है कि जन प्रशासन की नींव जो कि वारेन हेस्टिंग के द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने किया था। वहीं पर ईस्ट इंडिया कंपनी की सैनिक और असैनिक सुधार करने का श्रेय भी क्लाइव को जाता है। लॉर्ड डलहौजी ने व्यापकता के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े। वहीं पर देखिए अगला क्वेश्चन है कि सत्य कथन बताना। बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग थे। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। देखिए 3 क्वेश्चन है, तीनों यहाँ से इंपॉर्टेंट बन गया। पहला कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का प्रथम गवर्नर क्लाइव था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो वारेन हेस्टिंग, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्लियर हुआ? तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वारेन हेस्टिंग ने 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर नियुक्त हुए और 18 देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है, डेट भी पूछ सकता है, ईयर्स पूछ सकता है। तो रॉबर्ट क्लाइव जो बने थे, वारेन हेस्टिंग तो आप जानते हैं बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। कब बने थे? 1774 में। और 1834 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग को 1834 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया। वहीं पर रॉबर्ट क्लाइव के विषय में आप जानते हैं, ये बंगाल का प्रथम गवर्नर नियुक्त हुए थे, जो कि इनका जो टेन्योर रहा था 1758 से लेकर 60 के बीच में रहा था। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट में क्वेश्चन देखें, घटनाओं के घटित होने का क्रम जो है देख सकते हैं। बक्सर का युद्ध जो हुआ था 1764 में हुआ था। साथ ही साथ क्लाइव का पुनः भारत में आगमन 1765 में, इलाहाबाद की जो संधि हुई थी 1765 अगस्त में, और वारेन हेस्टिंग का गवर्नर बनना 1774 में। क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा और क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए इसके अलावा अगर हम लोग बात करें वारेन हेस्टिंग की बातों को, वारेन हेस्टिंग के कार्यों को, तो जन प्रशासन की नींव जो कि अगर देखा जाए तो मजबूती से अगर कोई रखा है तो वारेन हेस्टिंग ही रखा है। जो वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल था आप जानते हैं 1774 से लेकर 1785 तक था। और घेरे की नीति हो गया, जिसको सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति बोला गया। और इसके अलावा घेरे की नीति से वारेन हेस्टिंग या वेलेजली दोनों ही संबंधित थे। घेरे की नीति बोल सकते हैं या सुरक्षा प्रकोष्ठ। वारेन हेस्टिंग को अन्यायपूर्ण और निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। हालांकि उनकी सेवाओं को देखते हुए उसको दोषों से क्या कर दिया गया? मुक्त कर दिया गया। किसको? वारेन हेस्टिंग की बात हो रही है। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का जो संस्थापक माना जाता है, तो देख सकते हैं रॉबर्ट क्लाइव को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। किसको माना जाता है? लॉर्ड क्लाइव को। ठीक है, और बंगाल में द्विशासन प्रणाली को लागू किया गया था, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा द्विशासन प्रणाली को लागू किया गया था। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग के काल में हुई थी। बिल्कुल करेक्ट है। उस पर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया। बिल्कुल करेक्ट है। साथ ही साथ इसका कारण यह है कि वारेन हेस्टिंग स्वयं एक उद्भट विद्वान और प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी और अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, कथनोकार दोनों ही सही है। बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का जो गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग थे। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति आप जानते हैं वारेन हेस्टिंग के संबंधित हैं। ठीक है,
तो वारेन हेस्टिंग के समय आप जानते ही हैं बहुत सारा कार्य हुआ। जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग के द्वारा रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने तैयार किया था। कॉर्नवालिस के समय न्यायिक सुधार हुआ, फौजदारी कानूनों में सुधार हुआ, पुलिस सुधार हुआ, कर संबंधी सुधार हुआ कॉर्नवालिस के समय। ठीक है, तो इस तरह आपने देख लिया होगा। अब आगे डिस्कस करते रहेंगे। वारेन हेस्टिंग के समय आपने सारा चीज़ों को देख लिया है। देखिए, दीवानी और फौजदारी कचहरियों के जो श्रेणीबद्ध संगठन के लिए या संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था, जो कि इसकी नींव भी अंग्रेजों ने रखा था और इस व्यवस्था को वारेन हेस्टिंग ने प्रारंभ किया था, मगर कॉर्नवालिस ने इसको क्या किया और सुदृढ़ बनाया, मजबूत बनाया। ठीक है, शक्ति जो थी कलेक्टर के हाथों में केंद्रित कर दी गई थी और 1787 में जिले के प्रभारी कलेक्टर को दीवानी अदालतों के दीवानी न्यायाधीश भी नियुक्त कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त इनको फौजदारी शक्तियाँ भी दी गई और सीमित मामलों में फौजदारी न्याय करने का भी अधिकार इनको दिया गया। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट में क्वेश्चन को, तो और भी अच्छे ढंग से देखते हैं। ड्यूल गवर्नमेंट जो कि हुई थी वारेन हेस्टिंग के समय समाप्त कर दिया गया था, वो ड्यूल गवर्नमेंट को। ठीक है, और देखिए वह गवर्नर जनरल जिस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चला, आप तो जानते हैं वारेन हेस्टिंग को चला था, बाद में इसको दोषमुक्त कर दिया गया। बक्सर के 1764 में, सहायक संधि 1798 में भी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833, वहीं पे ब्रिटिश नागरिकों के लिए नागरिकों और कंपनियों के व्यापार में भारत का व्यापार का खोला जाना 1813 में हुआ था। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना हुई तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थापना किया था। इसके अलावा देख सकते हैं भारत की जो प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा है, सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया का सृजन, जो कि कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जाना गया, इसका जो जनक है, इसका जो सृजन किए थे कॉर्नवालिस किए थे। ठीक है, और कॉर्नवालिस ऐसे हैं कि जिनका जो कब्र था कहाँ पे है, गाजीपुर में कॉर्नवालिस का कब्र है। ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने कानून की विशेषता का नियम दिया जो इससे पूर्व नहीं था, भारत में लागू किया गया। और कॉर्नवालिस ने अपने न्यायिक सुधारों को 1793 डेट याद कर लीजिए या ईयर्स याद कर लीजिए, 1793 में अंतिम रूप से देकर कॉर्नवालिस संहिता के रूप में प्रस्तुत किया है। ठीक है, और यह सुधार प्रसिद्ध सिद्धांत शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित था और इसने बहुत सारा काम किया है। कॉर्नवालिस का जो टेन्योर रहा है 1786 से 1793 तक रहा है। और कॉर्नवालिस जो कि 1805 में गवर्नर भी रहा, बंगाल का गवर्नर भी रहे। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा कॉर्नवालिस के विषय में। और लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो कब्र है 1805 में 5 अक्टूबर को 1805 में जिनकी मृत्यु हो गई थी कॉर्नवालिस का, इनका कब्र गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। वहीं पर अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो उसको भी डिस्कस करते हैं। जैसे कि 1802 में बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किए थे अंग्रेजों और बाजीराव मध्य बसीन की संधि पर हस्ताक्षर हुआ था, अंग्रेज और बाजीराव। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा जो था, देख सकते हैं पेशवा बाजीराव थे पहला मराठा। सहायक संधि को क्रियान्वित करने का कार्य किया है लॉर्ड वेलेस्ली के कार्य में, सहायक संधि को क्रियान्वित करने। लॉर्ड वेलेस्ली ने भारतीय राज्य को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली को लागू किया। उसने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया, हालांकि ये पहले से अस्तित्व था लेकिन उतना क्रमिक रूप से विकसित नहीं हुई थी, लेकिन इन्होंने इसको विकसित किया था। और संभवतः अगर देखा जाए डुप्ले नाम था, डुप्ले प्रथम जो यूरोपीय था जिसने अपनी सेना को किराए पर भारतीय राजाओं को दिया था। अंग्रेजों ने यह प्रणाली अपनाई और प्रथम सहायक संधि 1765 में देखा जाए 1765 में अवश्य की गई, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया था। तो सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा जो विशेष रूप से परिवर्तित जो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहले राज्य है अगर देखा जाए तो हैदराबाद था। हैदराबाद जो कि 1798 1800 ईस्वी में सहायक संधि को स्वीकार किया। इसके बाद मैसूर भी देख सकते हैं 1799 में, फिर तंजौर हो गया, तंजौर भी 1799 में, अवध हो गया, अवध भी 1801 में। तो इस तरह आप देख सकते हैं। पेशवा 1802 में, बरार 1803, सिंधिया 1804 में। ठीक है, इस तरह आप देख सकते हैं। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अब इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, लॉर्ड वेलेस्ली कार्यकाल में देखा सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक था। शासक की बात होगी तो हैदराबाद के निजाम थे। ठीक है,
इसका देखिए हैदराबाद, मैसूर, अवध और सिंधिया लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि स्वीकार करने का जो सही क्रम है, पहले हैदराबाद आ जाएगा। हैदराबाद का जो क्रम है 1798 सबसे पहले, फिर उसके बाद 1799 में मैसूर आ जाएंगे, अवध आ जाएंगे, 1801 हो गया, अवध हो गया, और सिंधिया जो कि हो जाएंगे 1800 आपको 4 में देखने को मिलेगा। तो डेट याद करिए, 1798 मैसूर, 1799 अवध, 1801 सिंधिया, 1804। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक था अवध का नवाब था। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक की बात करें। यदि प्रश्न में वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य के बारे में पूछे तो उत्तर में हैदराबाद होगा। शासक के बाद पूछ रहा है तो क्या होगा, अवध का नवाब होगा। हैदराबाद के निजाम, हैदराबाद इंदौर के होलकर राज्य, जोधपुर के राजपूत राज्य और मैसूर के शासक में से सहायक संधि जो स्वीकार नहीं किया था, इंदौर के होलकर राज्य ने इसको स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो लॉर्ड वेलेस्ली के विषय में आपने देख लिया बहुत ही अच्छा ढंग से। इसके बाद देखिए, भारतीय राज्यों में अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया था लॉर्ड वेलेस्ली। और ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था कि अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। जब उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो गए तो तत्कालीन समय में ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिसने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रही, इसका राइट आंसर लॉर्ड वेलेस्ली इसका राइट आंसर है। आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह है लॉर्ड हेस्टिंग। देख सकते हैं हेक्टर मुनरो का संबंध बक्सर का युद्ध से है और लॉर्ड हेस्टिंग का संबंध आंग्ल नेपाल से है। लॉर्ड वेलेस्ली का संबंध जो कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से है और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का संबंध है लॉर्ड कॉर्नवालिस का है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे और भी क्वेश्चन। देखिए, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग कार्यकाल में हुआ था। 1820 और 27 के गवर्नर रहे हैं सर थॉमस मुनरो, मद्रास के गवर्नर रहे। देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के विषय में एक बार अगर हम लोग डिस्कस करें तो 1828 इसका ये देख सकते हैं डेट, ईयर से देख सकते हैं। 1828 जुलाई के महीना में बंगाल का गवर्नर जनरल का कार्यभार किसने संभाला, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और इसने लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा का अंत किया, उन्मूलन किया। साथ ही साथ बालिका शिशु वध हुआ उसको, इस जो कुरीतियाँ थी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए बहुत सारा प्रयत्न किए। साथ ही साथ ठगी व्यवस्था थी उसको भी समाप्त करने की कोशिश की। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की इच्छाओं के अनुसार भारतीय रियासतों के प्रति यथासंभव तटस्थता की नीति अपनाई। ठीक है, तो बहुत सारा काम किया। ठीक है, और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय बहुत ही ज़्यादा अव्यवस्था थी। विलियम बेंटिंक ने 1828-1835 के शासनकाल में 7 वर्षों में पुरानी निरंतर युद्धों का संयोजन की नीति की तिलांजना दे दी गई और भारत के इतिहास में बेंटिंक का नाम सामाजिक और प्रशासनिक सुधारों के कारण स्मरण किया जाता है। क्लियर हुआ। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक को आप देख सकते हैं 1833 का जो चार्टर एक्ट है इसी के प्रयास के से आया। साथ और देखा जाए तो बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल भी आपको लॉर्ड विलियम बेंटिंक ही बना, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, तो कब बने थे, 1834 में। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया। उन्होंने लगभग 1500 से अधिक ठगों को बंदी बना लिया। बाद में अनेक ठगों को फांसी भी दी गई और कुछ को आजीवन निर्वासित भी किया गया। तो इस तरह ठगों का अंत हो गया। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन है कि मैसूर राज्य के प्रशासन, यहाँ पे देख सकते हैं, तथाकथित कुशासन के आधार पर जिस गवर्नर जनरल मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था वह लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में। ठगों के दमन में संबंध में था कैप्टन स्लीमैन, आप जानते हैं। साथ ही साथ सती प्रथा पर भी उन्मूलन किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक और 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। 1829 में, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन आ सकता है, सती प्रथा का उन्मूलन से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, साथ ही साथ देखिए बंगाल में दासों के निर्यात को रोक लगा दी गई थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बंगाल में दासों को जो रोक लगा दी गई थी इससे भी क्वेश्चन बहुत सारा आता है। ठीक है,
तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1828 में बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर बना। 1829 में उसने सती प्रथा को अपराध घोषित करके उसका उन्मूलन कर दिए। और बेंटिंक के कार्यकाल में ही भारत सरकार अधिनियम 1833 चार्टर एक्ट आया और इसमें दास प्रथा के उन्मूलन का भी प्रावधान किया गया। ठगों के विरुद्ध भी अभियान चलाया गया और इसको ख़त्म करने के लिए पूरा कोशिश किया गया। ठीक है, तो आपने देख लिया है। और अगर हम बात करें दिसंबर 1829 के नियम 17वें के तहत विधवाओं को जलाना भी अवैध कर दिया गया, तो इसको भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और सारे 1830 तक सारे प्रेसिडेंसी में बंगाल, बम्बई और मद्रास सारे प्रेसिडेंसी में लागू कर दिया गया था। देखिए, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अवध को अंग्रेजी राज में विलय कर लिया गया। कुशासन के तर्ज पर या कुशासन के कारण लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अवध को अंग्रेजी राज में मिला लिया गया, आपने देख लिया। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी के विषय में अगर हम लोग डिस्कस करें तो लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 का कार्यकाल में अवध के जो नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 को अंग्रेजी राज में मिला लिया। और अवध के अतिरिक्त डलहौजी और भी राज्य थे। ये तो आपने अवध को देखा। अवध के अलावा अगर हम लोग देखें आपने अवध को जो मिलाया था, अवध को 1856 में। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें सतारा की बात करें, देखिए जो अवध को मिलाया गया तो इसका जो कार्यकाल 1848 से 56 तक रहा। हालांकि अवध को 1856 हो गया। सतारा को बात करें तो 1848 हो गया। ठीक है, जैतपुर संबलपुर 1849, बघाट की बात किया जाए तो 1850, उदयपुर की बात किया जाए तो 1852, झांसी की बात किया जाए तो 1854, नागपुर की बात किया जाए तो 1800, ये भी 54 है। करौली की बात किया जाए तो ये भी 1855 है। ठीक है, तो इस तरह आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग देखें नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का जो विलय हुआ था 1856 में कुशासन के आधार पर लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। पंजाब के विलय 1849, 1848 में सतारा, 1856 में अवध, 1855 में करौली का विलय हो गया था। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखा बघात का 1850 में ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। और जो विलय की नीति नियोजित क्रियान्वित लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ठीक है, तो जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत के जिस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत के जिस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम है, उसका राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी। तो सतारा, संबलपुर, झांसी, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान झांसी, संबलपुर, सतारा जैसे राज्यों का विलय सही क्रम है सतारा, संबलपुर, झांसी। अंग्रेजों के द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था लॉर्ड एलनबरो के समय हुआ था और सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया 1843 में। जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ उस समय अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट था जेम्स आउटरम। जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ उस समय अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट था जेम्स आउटरम। भारत में प्रथम जो रेलवे लाइन भी बिछाई गई लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में बम्बई और ठाणे के बीच में 1853 के कार्यकाल में। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ा और प्रथम रेलवे लाइन 1853 हो ही गया बम्बई से ठाणे। और रेल यात्रा का जो प्रारंभ किया गया था ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो भारत में रेलवे के विकास का मुख्य उद्देश्य यही था कि कच्चे माल को इधर से उधर करना, उसको बंदरगाहों तक ले जाना, साथ ही साथ सेनाओं को भी, दूर दराज के सेनाएं हैं उनको भी लेकर जाने का काम था। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेलवे के विषय में आपने देखिए डलहौजी का और भी बहुत सारा काम है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के हिसाब से। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये तो आपने देख लिया ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। और देखिए डफरिन के विषय में देखते हैं। ब्रिटिश भारतीय राज्य में अंतिम प्रमुख विस्तार जो हुआ था डफरिन के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, तो डफरिन के विषय में भी हम लोग डिस्कस करेंगे और सारे लोगों को मेयो के विषय में देखेंगे, डफरिन के विषय में देखेंगे। तो आप देखते हैं डफरिन के विषय में। डफरिन जो तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1885 में।
तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध और 1 जनवरी 1886 को संपूर्ण बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला दिया गया, जो कि ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार था। इस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। PWD डिपार्टमेंट जो हुआ था, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के दौरान स्वरूप देने वाले जो थे लॉर्ड डलहौजी था। साथ ही साथ देखा जाए तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित हो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। और महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र भी इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया। किसके कार्यकाल में सुनाया गया? तो आप देख सकते हैं लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में जब दरबार हुआ था, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा उद्घोषित की गई। इसमें भारतीय देशी राज्यों के प्रति नीति को और ज़्यादा व्यापक रूप से परिवर्तित किया गया। ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक संभावित किसी संकटपन्न स्थिति से बचाव के लिए उनका प्रयोग करने हेतु उनको तैयार किया गया था। तमाम तरह से चीज़ें हुआ, ठीक है। तो डेट याद करिए, 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग। कहाँ पे सुनाया था? इलाहाबाद में, ठीक है। देखिए, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? क्वेश्चन आ सकता है। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। और इसके अलावा देखिए, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया 1858 के सामग्री की घोषणा के आधार पर। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था, साम्राज्ञी, ठीक है, 1877 में। वहीं पर लॉर्ड एलनबरो के विषय में देखा जाए तो वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में दास प्रथा का उन्मूलन किया, लॉर्ड एलनबरो है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को अस्थायी बंदोबस्त जानते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि। लॉर्ड डलहौजी बेबकत का सिद्धांत। 1857 का जो विद्रोह हुआ था लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1829 का 17वां रेगुलेशन इससे संबंधित है, जो कि सती प्रथा का उन्मूलन से संबंधित है। साथ ही साथ देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। वहीं पर पेशवाई को समाप्त किया गया 1818 में। इसके अलावा और भी क्वेश्चन है, इसको हम डिस्कस करेंगे और देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। लॉर्ड कैनिंग के विषय में देखा आपने, भारत का प्रथम वायसराय था, ठीक है। और 1877 में जो आयोजित किए गए दिल्ली दरबार में इन्हें केसर हिंद की उपाधि भी दी गई, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग और भी डिस्कस करें क्वेश्चन को, तो लॉर्ड एलनबरो जो कि दास प्रथा का उन्मूलन किया था 1843 के एक्ट 5 के द्वारा, ठीक है। अब देखिए, भारत के अंग्रेजों के समय प्रथम जो जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। 1869 से 72 तक कार्यकाल रहा। 1872 में प्रारंभ की गई थी। लेकिन अगर नियमित रूप से पूछेगा नियमित रूप से किसने कराया है, तो 1881 में रिपन के द्वारा किया गया। लेकिन शुरू किसके द्वारा किया गया था? शुरू किया गया था मेयो के द्वारा 1872 में। 72 मेयो के द्वारा, 81 में रिपन के द्वारा, जो कि इसको कंटिन्यूस कर दिया गया, नियमित कर दिया गया, ठीक है। तो लॉर्ड मेयो का कार्यकाल आपने देख लिया। 1869 से 72 के बीच में इनकी हत्या हो गई थी भ्रमण करते हुए। कहाँ पे? अंडमान और निकोबार के दौरान वहाँ पे भ्रमण कर रहे थे। तो शेर अली नामक लोग ने, एक कैदी थे, जो कि उसका हत्या कर दिए थे। आई होप क्लियर हो गया होगा। और तो मेयो ऐसा प्रथम गवर्नर जनरल था जो कि हत्या कार्यकाल के दौरान हुई थी, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर जॉन शोर का संबंध है निष्क्रियता से। सिंध का विलय हुआ था लॉर्ड एलनबरो। अवध का विलय लॉर्ड डलहौजी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध वेलेस्ली। अवध का विलीनीकरण लॉर्ड डलहौजी से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन। चार्टर एक्ट 1833 का पारित होना लॉर्ड विलियम बेंटिंग से संबंधित है। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ लॉर्ड लिटन से संबंधित है। राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817 से 18 की अधीनस्थ संधि से बातचीत किया गया था चार्ल्स मेटकाफ के द्वारा, ठीक है। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा था जॉन लॉरेंस। और भारत में अंग्रेजों जो प्रथम जनगणना हुई तो आपने देखा कि 1872 में मेयो के कार्यकाल में हुई, लेकिन नियमित रूप से रिपन के द्वारा किया गया, 1881 से।
तो अंडमान लॉर्ड मेयो का जो हत्या हुई थी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, एक दंडित अपराधी थे, उसका नाम आपने देख ही लिया है, शेर अली अफरीदी नाम था। ठीक है, और देखिए अफगानिस्तान के प्रति एक अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला जो गवर्नर जनरल थे लिटन थे, लिटन। ठीक है, लिटन। तो 1876 में लिटन वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया। कुशल आक्रामकता की नीति के स्थान पर अग्रगामी जो फॉरवर्ड नीति है उसको होने लगा। ठीक है, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का और भारतीय, जिसको बोलते हैं भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में हुआ। यह अधिनियम को बोला गया मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया। वहीं पर अर्शकिन पेरी ने यह अधिनियम को विपरीतगामी और असंगत तथा भारत की भावी प्रगति का घातक पग बताया। आई होप क्लियर हो गया होगा। आई होप निश्चय देखिए, निश्चय भारत का वायसराय सबसे दीर्घकाल तक रहा है लॉर्ड लिंथगो, लॉर्ड कर्जन। दूसरा सर्वाधिक कार्यकाल आपने देख लिया है कर्जन का रहा है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। लॉर्ड कर्जन जो कि 7 वर्ष तक रहे हैं, लॉर्ड डफरिन 4 वर्ष, हार्डिंग 6 वर्ष, मेयो 3 वर्ष। तो इस तरह आप देख सकते हैं। और इसके अलावा देखिए भारत में स्थानीय स्वायत्त शासित संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अस्थायी स्वायत्त शासित संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। 1880 में इंग्लैंड में ग्लैडस्टन के नेतृत्व में उदारवादी दल सत्ता में आया। ग्लैडस्टन यूरोप में स्वतंत्रता का समर्थक था। उसने अपनी भारत के प्रति नीति का इन वर्णनों में समर्थन किया कि हमारा भारत में रहने वाला अधिकार इस तर्क पर होगा कि हमारा वहाँ रहना भारतीयों के लिए हितकारक है और साथ ही साथ यह भारतीय अनुभव करें कि यह हितकर है। इसलिए रिपन को वायसराय पद के लिए चुना गया और संभवतः रिपन का कार्यकाल सबसे महत्वपूर्ण भी रहा। उसने स्थानीय स्वशासन पर सरकारी प्रस्ताव को दिए। रिपन देश की नगरपालिकाओं को विकसित करना चाहता था। इससे उन्होंने देश की राजनीतिक शिक्षा आरंभ होती है और ग्रामीण प्रदेशों में स्थानीय बोर्डों की स्थापना किया। जिलों में विभाग, तालुका, तहसील बोर्ड बनाने की आज्ञा हुई। तो तमाम तरह से स्थानीय चीज़ें पर हुआ लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। रिपन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क लगा लीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इल्बर्ट बिल के भी विषय में देखा जाए तो इल्बर्ट बिल क्या है? स्थानीय स्वायत्त शासन को आपने देख लिया रिपन के कार्यकाल में। इल्बर्ट बिल तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सर पीसी एल्बर्ट नाम है, सर पीसी एल्बर्ट वायसराय की परिषद के एक विधि सदस्य थे। क्या थे? एक विधि सदस्य थे। इन्होंने 2 फरवरी 1883 को विधान परिषद में एक विधेयक को प्रस्तुत किया और इसको ही नाम दिया गया इल्बर्ट बिल की संज्ञा। इसका उद्देश्य यही था कि जाति भेद पर आधारित जितने भी सभी न्यायिक अयोग्यता को तुरंत समाप्त कर दिया जाए और भारतीय और यूरोपीय न्यायाधीशों की शक्तियाँ को क्या कर दिया गया? समान कर दिया गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि यूरोपीय लोगों ने अपने इस जो ये शक्ति जब देखे कि भारत और यूरोपीय के न्यायाधीशों की शक्तियाँ समान हो गई हैं तो यूरोप लोगों ने इसको बिल्कुल कहा कि एक कुठाराघात है। इल्बर्ट बिल को फिर विवाद होने लगा तो रिपन मतलब इसके बाद जब विवाद हुआ था रिपन ने इस कार्यकाल को पूरा होने से पहले ही त्यागपत्र दे दिया। 1884 में फिर रिपन ने त्यागपत्र दे दिया। तो इल्बर्ट बिल देख सकते हैं यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाने से था। ठीक है, तो अंग्रेजों लोग को, जो यूरोपीय लोग थे, उनको बिल्कुल ही खराब लगा। इसके बाद मामला और गंभीर हुआ। फिर रिपन ने अपने कार्यकाल से पूरा होने से पहले ही त्यागपत्र दे दिया। तो अब देखिए नेक्स्ट, महिलाओं तथा बच्चों की कार्य अवधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय स्वशासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री जो अधिनियम का अभिग्रहण किया लॉर्ड रिपन के कार्यकाल। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक भी माना जाता है। देख सकते हैं क्लाइव में बंगाल का द्वारा शासन संबंधित अंग्रेजी शिक्षा का संबंध बेंटिंग से है। चार्ल्स मेटकाफ का संबंध है प्रेस पर प्रतिबंध हटाना। सती प्रथा का निश्चित आप जानते हैं विलियम बेंटिंग। स्वायत्त शासन रिपन। बंगाल का विभाजन कर्जन का संबंधित है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का स्थापना हुआ था किसके कार्यकाल में? लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में भारतीय पुरातत्व की स्थापना हुआ था। ठीक है, तो रिपन आपने देख लिया सबसे अधिक उदारवाद वायसरायों में से एक माना जाते हैं। उन्होंने 100 या अधिक
कार्यरत मजदूरों को वाली फैक्ट्रियों में काम करने वाले महिलाओं बच्चों के संबंध में बहुत सारा नियम लाया। जैसे प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881, प्रथम जो फैक्ट्री अधिनियम था 1881 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्री में काम करने पर रोक लगा दिया गया। और 7 वर्ष से अगर 12 वर्ष के बच्चे हैं तो इनका जो टाइम रहा है 9 घंटे से ज़्यादा नहीं कर दिया गया। साथ ही साथ 4 महीने में 4 दिन की छुट्टी का भी प्रावधान किया गया। फिर दूसरा फैक्ट्री अधिनियम बन के आया 1891 में बन गया, जो कि जिसमें सभी मजदूरों के लिए सप्ताह में 1 दिन का छुट्टी दिया गया। ठीक है, तो इस तरह आप देख सकते हैं कि लॉर्ड रिपन जो कि बहुत ही अच्छे काम किए। लॉर्ड मेयो के समय सृजित जो स्थानीय शासन को वास्तविक स्थानीय शासन बनाने का जो नाकाम किया है लॉर्ड रिपन ने किया है। उन्होंने बहुत सारा नियम भी दिया। तो आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसको मानते हैं? लॉर्ड रिपन को जानते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षक के विषय में जानते हैं, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा एलेक्जेंडर कनिंघम को नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो इस तरह आप देख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने किया था? देखिए गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। कर्जन की प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किया था। तो औरंगजेब आप जानते हैं बहुत ही निरंकुश था। और अगर मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग एक बार बताएंगे। ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे किस तरह औरंगजेब का कार्यकाल रहा, शासनकाल रहा, उसको देखेंगे। और लॉर्ड कर्जन अपने वायसराय काल में 1899 से 1905 तक रहा। और इसने भारतीय जनमानस की आकांक्षाओं को पूर्णतः अवहेलना किया और भारत में ब्रिटिश शासन को मजबूत करने का जो प्रयास किया। गोपाल कृष्ण गोखले तो आप जानते हैं औरंगजेब से कंपेरिजन किए थे, किसको? कर्जन को। क्लियर हुआ। अगर इसके अलावा हम लोग बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना जो कि लॉर्ड कर्जन ने किया था। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना लॉर्ड कर्जन 1901 में। और उसका उद्देश्य ये कि देशी नरेशों के राजकुमारों और सामंतों के पुत्रों को सैनिक शिक्षा का प्रबंधन करना। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान लॉर्ड कर्जन, चेम्सफोर्ड और लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड इरविन वायसरायों का सही कालानुक्रम देखा है तो लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड और लॉर्ड इरविन। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल आप जानते हैं 1899 से 1905 तक रहा है। हार्डिंग का कार्यकाल 1910 से 16 तक रहा है। चेम्सफोर्ड का कार्यकाल 1916 से रहा 1921 तक। इरविन का कार्यकाल 1926 से लेकर 1931 तक रहा है। क्लियर हुआ। तो इस तरह एक बिल्कुल सीक्वेंस में चल रहा है। ठीक है, तो आई होप इसको क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कथन है। लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया और पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत को बनाया गया। फूट डालो राज करो की रणनीति है, ये रणनीति अपनाया गया लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो के द्वारा। फूट डालो राज करो। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि फूट डालो राज करो की रणनीति कर्जन और मिंटो दोनों ने अपनाया था। और इसके तहत उन्होंने जैसे मिंटो ने आप देखा कि जो 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म था उसको लाया, तो उसमें मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचन व्यवस्था किया था उसके। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में भी आपने देखा कि ब्रिटिश सरकार से स्पष्ट रूप से जो मुस्लिम समर्थक और हिंदू विरोधी नीति उसने अपनाया था लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन तो आपने देखा ही 1905 में जो हुआ था, बिल्कुल एक प्रतीक के रूप में था। तो अंग्रेज़ों का सिर्फ एक ही मकसद था कि फूट डालने का काम करना। ठीक है, तो इस तरह की नीतियाँ जो होती हैं अंग्रेज सफल हुए। हालांकि तब से सबेला अभी भी सफल ही है, एक तरह से कहा जाए। उनका एक छोटा सा बीज भी एक तरह से बोल सकते हैं कि अभी भी कहीं ना कहीं चीज़ें होता रहता, मतभेद की संभावना रहती है। इसके अलावा देखिए बंग भंग का उद्देश्य प्रशासन की सुविधा उत्पन्न करना नहीं था जैसा कि दावा किया गया था, बल्कि इससे स्पष्ट था कि एक हिंदू और एक मुस्लिम को लड़ाना बंग भंग जो था। ठीक है, और जो बंगाल में चीज़ें उभर रही थी उसको चोट पहुंचाने का काम किया था। इसके अलावा देखिए मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी बहुत बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते ही इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनो। एक कथन जो कि लॉर्ड कर्जन का कथन था। तो अंग्रेज शासक समझते थे कि नरमपंथियों के नेतृत्व में कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर है, जनता में इसकी पैठ नहीं है
अतः इसे खत्म किया जा सकता है। इस नीति के सबसे बड़े प्रवक्ता थे लॉर्ड कर्जन। 1900 में कर्जन ने ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लिखा कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह सबसे बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते ही इसकी शांतिप्रिय मृत्यु या निधन के लिए इसका सहायक बनूं। ठीक है, तो इसके जवाब में 1903 में मद्रास गवर्नर को लिखा गया कि जब से मैं भारत आया हूँ मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल था इससे मिलने से भी इनकार कर दिया था लॉर्ड कर्जन। इसका देखिए प्रथम निर्वाचक मंडल की जो व्यवस्था मुसलमानों को जीतते व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने का इस्तेमाल किया था मिंटो और कर्जन दोनों ही हिंदू और मुस्लिम को बांटने का काम किए हैं। भारत का एकमात्र जो यहूदी वायसराय था उसका नाम था लॉर्ड रीडिंग, जो कि 1921 से 1926 तक कार्यकाल रहा और इसके समय ही चौरी चौरा कांड हुआ था, आप जानते हैं। 1924 में स्वराज पार्टी का गठन भी हुआ और रोलेक्ट एक्ट का निरसन हुआ। इसका देखिए जो कथन है इसमें मिलान करना है। पिट्स इंडिया एक्ट जो कार्यकाल रहा है वारेन हेस्टिंग का। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटन के कार्यकाल। रिपन तो आप जानते हैं इल्बर्ट बिल रहा है, स्थानीय स्वशासन के जनक मानते हैं रिपन को। बहुत सारा लिबरल काम हुआ, उदारवादी काम हुआ है रिपन के कार्यकाल में। और विलियम बेंटिंग जो कि ठगी का दमन किए, सती प्रथा का हो गया। वारेन हेस्टिंग ठगी का दमन किए विलियम बेंटिंग। और रिंग ऑफ फेंस की नीति जो कि वारेन हेस्टिंग के द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, रिंग ऑफ फेंस की नीति। आई होप इसमें क्लियर हो गया होगा। और जो मुंह बंद करने वाला अधिनियम बोला गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को, ठीक है, तो लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित हुआ था मुंह बंद करने वाला। इससे यह था कि जो सरकार के खिलाफ जो विषय है उसको प्रकाशित करना एक तरह से अपराध के संयंत्र में आता था और साथ ही साथ उसको चेतावनी दी जाती थी कि जो प्रकाशित करता था और उससे मतलब एक तरह से कहा जाए कि एक तरफ से जमानत नहीं मिलती थी। अगर कुछ भी सरकार के विरोध में आप छाप देते हैं, अगर दोबारा अपराध होती है तो फिर आपको जो छापा खाना है वो भी जब्त हो जाता था। इस तरह का चीज़ें था। ठीक है, तो एस.एन. बनर्जी ने कहा कि आकाश से वज्रपात कहा कि कुछ आदमी जब छाप ही नहीं सकता तो लोगों के बीच में अपना बातें कैसे रखेगा। इस अधिनियम के अधीन सोम प्रकाश, भारत में हीर, ढाका प्रकाश, सहचर अनेक समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए। क्लियर हुआ। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण जो कि क्रियान्वित किया गया था लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में। और नेक्स्ट देखिए कि चुग का हड़प नीति डलहौजी जो कि कार्यकाल रहा। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन। बंगाल में दोहरा शासन क्लाइव और सामाजिक सुधार का संबंध रहा है बेंटिंग का। वहीं पर देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें अगर, बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का संबंध रहा चार्ल्स कॉर्नवालिस का, और कॉर्नवालिस का दूसरा अर्ल और पहला मार्क्सिस्ट से संबंधित रहा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो आप जानते हैं जेम्स एंड्रूज ब्राउन रैमजे, जिसको बोलते हैं डलहौजी का नाम जानते हैं। ठीक है, और भारत का गवर्नर जनरल और वायसरा का दिखाया था गिलबर्ट जॉन एलियट और वायसरा मरे किनीमांड और मिंटो का अर्ल। इस तरह आप देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि किसके कार्यकाल में राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियों को प्रदान किया गया। कैनिन के कार्यकाल में प्रदान किया गया भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर के रूप में। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। आपने टोटल देख लिया और क्वेश्चंस को आगे हम लोग और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए जो ब्रिटिश शासन का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको भी चैप्टर को देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने जा रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए ब्रिटिश शासन आप जानते हैं कि हमेशा ही दोहन का काम किए हैं, मतलब भारत के जो इकोनॉमिक क्षेत्र था उसको लूटना एक तरह से कह सकते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में जो धनिक वर्ग थे उनके द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह देने के कारण उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हो सका, जो भी भारत में धनिक वर्ग थे। और 1793 डेट याद करिए, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, कॉर्नवालिस के द्वारा भू राजस्व व्यवस्था को प्रारंभ किया गया और 1793 की बात हो रही है। इसे इस्तमरारी बोला गया, जागीरदारी बोला गया, मालगुजारी बोला गया, बीसवीं देवी, मतलब कई नामों से जाना गया, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से। यह व्यवस्था जो कि कॉर्नवालिस के द्वारा जो मालगुजारी, जागीरदारी, इस्तमरारी है, इसका जो नाम रखा गया, ये जो क्षेत्र रहा है इसका बंगाल रहा है, बिहार रहा है,
ठीक है, उड़ीसा रहा है, और इसके अलावा यूपी रहा है, ये वाला क्षेत्र रहा है। ठीक है, इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। ठीक है, इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया, जिससे भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना था और 1/11 भाग जो कि अपने पास अपनी सेवाओं के लिए रखना था। सोच सकते हैं कि अगर 11 भाग कोई अगर पैदा कर रहा है खेती से, तो उसका 10 भाग तो दे देना होता था उसको, कंपनी को। सोच सकते हैं कितना ज़्यादा शोषण करते थे, मात्र 1 भाग अपने लिए रखना होता था। तो इस तरह का चीज़ें था, बिल्कुल एक तरह से कहा जाए तो खतरनाक वाली चीज़ें था। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत अगर देखा जाए तो जमींदारी छोटे पूंजीपति थे, जमींदार जो रहते थे छोटे पूंजीपति। अस्थाई भूमि बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा के बाद अगर देखा जाए तो अंग्रेजों के द्वारा भू राजस्व वसूली के लिए एक दूसरी व्यवस्था लाई गई, जिसका नाम था रैयतवाड़ी। पहले तो आपने देखा स्तम्भरारी के विषय में देखा, ठीक है। अब रैयतवाड़ी के विषय में हम लोग देखें। रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी, देखिए र से रैयतवाड़ी, इसका जो इसको जो लागू किया था सबसे पहले, जन्मदाता इसको बोल सकते हैं टॉमस मुनरो। टॉमस मुनरो, र इसमें भी है, र इसमें, तो इस तरह याद कर सकते हैं, मुनरो और टॉमस मुनरो और रैयतवाड़ी। और साथ ही साथ कैप्टन रीड इनके सहायक थे। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले अगर देखा जाए तो तमिलनाडु में लागू किया था। तमिलनाडु के बारामहल ज़िले में लागू किया था। इसके बाद ये मद्रास हो गया, वो पूरे साउथ वाला क्षेत्र में, बम्बई के कुछ भाग हो गया, असम का हो गया, और कुर्ग जो कि कर्नाटक का कुर्ग वाला क्षेत्र हो गया, तो इसमें हर जगह लागू हो गए। रैयत का नाम देखिए, रैयतवाड़ी, रैयत मिस होता है, रैयत मिस होता है किसान होता है। रैयत मिस क्या होता है? किसान होता है। और किसानों का मतलब रैयतों, इस प्रथा के अंतर्गत देखा जाए तो रैयतों की भूमि के मालिकाना और कब्जेदारी अधिकार दिए गए थे, और प्रत्यक्ष रूप से सीधे व्यक्तिगत रूप से वे स्वयं सरकार को भू राजस्व का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे। इस व्यवस्था ने कृषक भूस्वामित्व की स्थापना किया। इसके अंतर्गत अगर टोटल देखा जाए तो 51% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत अगर टोटल देखा जाए, लगान की जो वसूली कठोरता से की जाती थी, और लगान का दर भी काफ़ी हाई था, ऊंचा था, इसको बोल सकते हैं। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था देख सकते हैं, पूरे भारत के क्षेत्र में लगभग 51% क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, जिसमें से तमिलनाडु हो गया, मद्रास हो गया, असम हो गया, कुर्ग हो गया। सर टॉमस मुनरो इसके जन्मदाता मानते हैं। तो रैयत मिस किसान होता, आप जानते हैं। ठीक है, इसका उच्च दर भी था और काफ़ी कठोरता से इसको वसूल लिया जाता था। इसके अलावा कहीं कहीं क्षेत्रों में महालवाड़ी व्यवस्था थी, इसको भी हम लोग लिख दे रहे हैं। महालवाड़ी व्यवस्था को अगर हम लोग डिस्कस करें तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। महालवाड़ी पद्धति में यह था कि भू राजस्व व्यवस्था कृषक के साथ नहीं, बल्कि प्रत्येक ग्राम जो होता था या माहौल बोलते थे, माहौल में से होता जागीर का एक भाग, इसके साथ स्थापित किए जाते थे। साथ ही साथ कोई व्यक्ति अगर अपना भूमि छोड़ देता था तो ग्राम समाज इस भूमि को संभाल लेता था। तो यह ग्राम समाज ही सम्मिलित भूमि अथवा अन्य भूमि का स्वामी होता था। यह पद्धति उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, पंजाब में कुछ परिवर्तन के साथ इसको लागू किया गया था। अगर इसका एरिया देखा जाए तो आपने देखा कि देखिए 51% एरिया तो रैयतवाड़ी व्यवस्था से थी। तो महालवाड़ी व्यवस्था कितना थी? महालवाड़ी जो था 30% महालवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था। ठीक है, तो भारत के कुल ब्रिटिश भारत के क्षेत्र में। ठीक है, तो इस तरह आपने देख लिया। तो अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन। देखिए जो होम चार्जेज के विषय में देख सकते हैं, होम चार्जेज गृह शुल्क। औपनिवेश शासनकाल में भारत सरकार के गृह शुल्क से तात्पर्य है कि इंग्लैंड स्थित राज्य सचिव जो रहते थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा भारत सरकार की ओर से किया गया व्यय था। इसमें शामिल था भारतीय सार्वजनिक ऋण और रेलों पर लगाई गई पूंजी पर दिया गया ब्याज, भारत को दी गई सैनिक अथवा अन्य सामग्री की लागत, भारत के कारण इंग्लैंड में दिए जाने वाले नागरिक और सैनिक शुल्क, इंग्लैंड में राज्य सचिव का सारा व्यय 1919 तक, तथा भारत सरकार के द्वारा यूरोपीय अफसरों को दिए जाने वाले वेतन और भत्ते और पेंशन। भारत के बाहर हुए युद्ध को लड़ने में अंग्रेजों के द्वारा प्रयोग में लाई गई निधि गृह शुल्कों पर भारित नहीं थी। ठीक है, तो इस तरह आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन को अब डिस्कस करेंगे। ड्रेन थ्योरी इसी में आया। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है कि देख ही सकते हैं, भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेज भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे।
वह निधियाँ जो होम चार्जर की संगठक थी। तो लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन हेतु प्रयोग में लाए जाने वाली निधि। तो दोनों ही कथन इसमें होम चार्जर से संबंधित सही। इंपीरियल प्रेफरेंसेस का क्या प्रयोग किया था? भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों को इंपीरियल प्रेफरेंसेस बोलते हैं। तो इंपीरियल प्रेफरेंसेस का मतलब समझ गए, भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए उसको क्या बोलते हैं? इंपीरियल प्रेफरेंसेस को। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण क्या था? तो आपने देखा है कि धनिक वर्ग जो थे वो खासतौर से औद्योगिक को नहीं समर्थित करते थे, खासतौर से भूमि संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाता था। इस्तमरारी व्यवस्था को आपने देखा है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था और इसी को इस्तमरारी बोला गया, मालगुजारी बोला गया, जागीरदारी बोला गया, 20वीं देवी बोला गया। ये काम खासतौर से बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और वाराणसी वाले क्षेत्र में लागू किया गया था। तो इसका टोटल अगर देखा जाए एरिया तो 19% एरिया पूरे भारत का ब्रिटिश भारत का लागू किया गया था। तो ब्रिटिश अपने 19% एरिया को देखा, किसको देखा? तो मालगुजारी 20वीं देवी को बोलते हैं, ठीक है, 19% एरिया। और उसको आपने देखा है कि टोटल 51% एरिया जो था किसका था? रैयतवाड़ी का था। और महालवाड़ी पद्धति, महाल में से आप जानते हैं जागीर का एक भाग होता है, ये 30%। तो टोटल 80% आपने देख लिया, ठीक है, 80 नहीं 100%। अब देखिए अस्थायी व्यवस्था प्रारंभ किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के प्रशासन में और जमींदारों से अस्थायी व्यवस्था किया गया था। जमींदारों से लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। 1793 में अस्थायी व्यवस्था लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिरस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई कि वे खेतिहरों को पट्टा करेंगे। अनेक जमींदार ने पट्टा जारी नहीं किया। इसका कारण यही था कि जमींदार के ऊपर कोई भी सरकारी नियंत्रण नहीं था। देखिए बिहार में भी परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। देखिए 1885 डेट याद करिए, 1885 में बंगाल और बिहार पर किराएदारों के अधिकारों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बंगाल जो किराएदारों के अधिकारों हैं, किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम के द्वारा दिया गया 1885 में। तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थायी व्यवस्था को लागू किया गया जिसमें जमींदारों को कई अधिकार दिए गए। 19वीं शताब्दी के आते आते भूमि की मांग बढ़ने लगी और भूमि मालिकों ने किराए में बढ़ोतरी कर दी। यह किस समय किसान का विद्रोह का था, ठीक है। इस समय अगर देखा है तो बंगाल सरकार ने बंगाल और बिहार में बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 को लागू किया। देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था आप जानते हैं टॉमस मुनरो से संबंधित है, अलेक्जेंडर रीड से, विनगेट और गोल्डस्मिथ से संबंधित रहे हैं। रैयतवाड़ी र से तो आप जानते हैं जो कि आप सर टॉमस मुनरो से संबंधित हैं। ये आपको मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू की गई थी टोटल 51% भूभाग पर, ठीक है। तो सबसे पहले मद्रास में प्रारंभ की गई थी। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व जो संग्रह प्रचलित था दक्षिण और पश्चिमी भारत में, दक्षिण और पश्चिमी। और देखिए रैयतवाड़ी बंदोबस्त से वही था कि किसानों के द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। सरकार रैयत को पट्टे देती थी, सीधे सरकार को देते थे किसान और पट्टे भी देते थे। और कर लगाने से पूर्व भूमि का सर्वेक्षण किया जाता था और मूल्य का निर्धारण किया जाता था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। ये व्यवस्था जो कि है रैयतवाड़ी है। सत्य कथन यह है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू किया था। इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए। सत्य कथन ये है, ठीक है। और असम में सबसे पहले चाय कंपनी 1839 में स्थापना किया गया था। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम पारित किया गया था 1900 में। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम को पारित किया गया था। जजमानी का संबंध उत्तर भारत से है, मारा बलूड का संबंध महाराष्ट्र से है, मिर्सी का संबंध तमिलनाडु से, अडाडे का संबंध है कर्नाटका से, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। आपने टोटल देख लिया जो किसानों से जो व्यवस्था लागू की गई थी, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी व्यवस्था और सारी व्यवस्था को आपने टोटल देखा है। और अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और भी अच्छे ढंग से डिस्कस करेंगे।
देखिए ड्रेन थ्योरी जो अफवाह सिद्धांत है दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रतिपादित, तो इसका सही परिभाषा अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत का कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। ड्रेन थ्योरी आपने देख लिया है। देखिए सही कथन इसमें बताना कौन सा सही है। ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूलन था। धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। भारत के उपनिवेशवाद का या आर्थिक आलोचक कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर थे और आर.सी. दत्त थे। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो 1870 से लेकर 1905 के बीच में बहुत से भारतीय बुद्धिजीवियों ने ब्रिटिश शासन के आर्थिक पहलुओं का विश्लेषण किया। 3 लोग थे, दादा भाई नौरोजी थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर थे और आर.सी. दत्त थे। ठीक है, इन्होंने भारत का आर्थिक इतिहास को लिखा। इन तीनों के अतिरिक्त जी.बी. जोशी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, जो जी सुब्रमण्यम थे, द हिंदू समाचार पत्र के संपादक भी थे। इसके अलावा अगर बात करें गोपाल कृष्ण गोखले समेत अनेक राजनीतिक कार्यकर्ताएं थे और पत्रकार थे। उन्होंने तत्कालीन अर्थव्यवस्था के हर पहलुओं को गहराई से विश्लेषण किया। देखिए जो क्वेश्चंस है कि बाल गंगाधर तिलक, आर.सी. दत्त, आर.जी. रनाडे और सर सैयद अहमद खां में से दादा भाई नौरोजी के जो ड्रेन थ्योरी है इस पर विश्वास नहीं करते थे। वो आप जानते हैं, सर सैयद अहमद खां। और इसके विषय में हम लोग एक बार डिस्कस करें कि जो ड्रेन थ्योरी है या बहिर्गमन या निकासी का क्या तात्पर्य था। तो राष्ट्रवादी भाषा के अगर तात्पर्य से देखा जाए तो भारत में धन संपत्ति और माल का इंग्लैंड में हस्तांतरण था, जिसके बदले में भारत को इसके समतुल्य कोई भी आर्थिक वाणिज्यिक या प्रतिलाभ नहीं होता था। ब्रिटिश काल में सामान्यतः देखा जाता भारत का व्यापार संतुलन अनुकूलन था, क्योंकि इस दौरान आयात की तुलना में अधिक निर्यात होता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो धन निष्कासन के स्रोत से व्यापारिक एकाधिकार से प्राप्त था। कंपनी के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन था। कंपनी के निवेशक को दिया जाने वाला लाभांश था। कंपनी के द्वारा जो पैसा इंग्लैंड भेजा जाता तो वही पैसा पुनः भारत में विदेशी ऋण तथा पूंजी निवेश के रूप में प्राप्त होता था। परंतु इस पूंजी निवेश का उद्देश्य यही था कि देश का विकास नहीं था, लेकिन क्या था, भारतीय संसाधनों का अधिक से अधिक क्या करना, शोषण करना था। ठीक है, तो यही इसका धर्म आपने देखा कि बहिर्गमन और निकासी की सिद्धांत को विषय में आपने देख लिया। 1813 के पश्चात इस आर्थिक निकास ने अप्रतिफल निर्यात का रूप धारण कर लिया। 1914 के पहले भारत में अंग्रेजी पूंजी निवेश केवल उन आर्थिक ऊपरी साधनों में लगाए गए जैसे रेलवे, सड़क, व्यापारिक जहाज और खनिज उपयोग और वित्तीय संस्थाओं में से जो अंग्रेजी उपयोग के अनुपूरक थे। इनमें से भारतीय औद्योगिक विकास के लिए कोई स्थान नहीं था। दादा भाई नौरोजी ने धन के निकास को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दिया है। इसमें भारत की निर्धनता का मुख्य कारण बताया है। ठीक है, इसके अलावा आपने देखा कि सर सैयद अहमद खां के विषय में आपने देख लिया। इसके अलावा अगर हम बात करें पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक जो कि दादा भाई नौरोजी ने लिखा था, और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने गए दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा। इसका राइट आंसर उदारवादी दल। दादा भाई नौरोजी को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी। उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, यह विचार व्यक्त किया था कार्ल मार्क्स ने। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत के बारे में पुस्तक जो लिखा था दादा भाई नौरोजी जी ने पुस्तक लिखा था। ठीक है, तो 1870 से 1905 के बीच में बहुत सारे भारतीय बुद्धिजीवियों ने ब्रिटिश शासन के आर्थिक पहलुओं को विश्लेषित किया। इसमें से 3 लोगों का योगदान सबसे इम्पोर्टेंट रहा, दादा भाई नौरोजी जी का रहा है, और एम.जी. रनाडे जिसको बोलते हैं महादेव गोविंद रनाडे, और आई.ए.एस. अधिकारी थे जिनका नाम था आर.सी. दत्त, रमेश चंद्र दत्त नाम था। इन्होंने भारत का जो आर्थिक इतिहास को लिखा। इन तीनों के अतिरिक्त जी.बी. जोशी थे, गोविंद बल्लभ पंत जोशी थे,
जी सुब्रमण्य अय्यर थे, जो कि हिंदू समाचार पत्र के संस्थापक थे, पत्रकार थे। गोपाल कृष्ण गोखले समेत अनेक राजनीतिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों ने तत्कालीन आर्थिक जो अर्थव्यवस्था था उसके हर पहलू पर विश्लेषण किया और ये लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत के आर्थिक विकास के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा था उपनिवेशवाद ही था। ठीक है, इसका देखिए अणु उद्योगीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारियों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को और तेज कर दिया। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था के अग्रदूत कौन मानते हैं। तो सर आर्थर कॉटन ने दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था के अग्रदूत माने जाते हैं, सर आर्थर कॉटन। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय एजेंट थे बेनियान बनिया थे। और नेक्स्ट देखिए, आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। वह कथन जो औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत में पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता था। भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। ब्रिटिश शासन की अर्थव्यवस्था को खोखला करने इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखा था। दादा भाई नौरोजी ने लिखा था पुस्तक। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थर कॉटन के विषय में आपने देख लिया। आर्थिक तौर पर अंग्रेजों ने 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजों का शासन का एक परिणाम यही था कि भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2018 क्वेश्चन 2020 में एक क्वेश्चन आया था, औद्योगिक क्रांति की 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में आपने देखा, ये वाला जो है 2020 का क्वेश्चन है यूपीएससी का। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो नीतियाँ थी, उत्तरदायी भारत पर मुक्त व्यापार नीति को लागू करना, भारतीय माल पर अत्यधिक कर लगाना, ब्रिटिश कंपनी के द्वारा भारत से कच्चे माल का निर्यात करना, रेल मार्गों का विकसित करना, विदेशी निर्यातकों को उद्योग लगाने के लिए विशेष सुविधाएं देना, इन सभी कारकों ने मिलकर भारतीय परंपरागत दस्तकारी उद्योग का विनाश कर दिया। इस संबंध में कार्ल मार्क्स ने यह लिखा कि यह अंग्रेज घुसपैठिया था जिसने भारतीय खड्डी का तोड़ दिया, चरखे का नाश कर दिया और देश में सूती वस्त्रों के लिए जाना जाता है सूती वस्त्रों से भर दिया। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे पत्रिकाएं, पुस्तक और उनके लेखक के विषय में न्यू चैप्टर से बने रहिए। थैंक यू सो मच।